नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुद्रप्रयाग सड़क हादसे के बाद से सभी सरकारी एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर दुख भी जताया है और सीएम ने परिवहन विभाग को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि इसी के साथ ही जिला प्रशासन की ओर से भी मामले की जांच की जा रही है और पौड़ी के संभागीय परिवहन अधिकारी परिवहन विभाग की ओर से जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि किसी भी तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चिकित्सकों से भी बातचीत की है और घायलों के परिजनों से भी संपर्क करने की बात कही है। तो रुद्रप्रयाग हादसे के बाद से जो है एक्टिव मोड में आ गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। दरअसल सरकारी एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न होने पाए। परिवहन विभाग जांच कर रहा है पूरे मामले की और आगे ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए भी जो है लगातार प्रशासन को और एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं, एक्टिव मोड में रहने को कहा गया है। और जबकि जब यह हादसा हुआ था उसके बाद से खुद पुष्कर सिंह धामी जो है मुख्यमंत्री, वो इस हादसे के घायलों से मुलाकात करने पहुंचे थे और उसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। और अब जो है सभी सरकारी एजेंसियों को कह दिया गया है कि अलर्ट मोड पे रहें, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने पाए। क्योंकि बस दुर्घटना जो है बहुत ही दुखद घटना थी और कल मैं स्वयं जो है ऋषिकेश गया था, वहां पर सभी घायलों का हालचाल जाना था और जो हमारा अस्पताल प्रबंधन है उसके डायरेक्टर और जो चिकित्सा में उन हमारे घायलों की चिकित्सा कर रहे हैं उन सभी डॉक्टरों से भी मैंने स्वयं जानकारी ली है। उनके इलाज से संबंधित उनका इलाज चल रहा है, उनके परिवार के लोगों से भी संपर्क किया गया था और इस घटना किस कारणों से हुई है, क्योंकि बस दिल्ली से आई थी और सभी यात्री भी अलग अलग स्थानों के थे, उसके जांच के आदेश दे दिए हैं। इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हो, उसके लिए हमारा जो परिवहन विभाग है उसको भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। पांचों लोकसभा सीट पर जीत हासिल करने के बाद से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव प्रबंधन समिति के तहत काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी भाजपा की इन 2 दिवसीय बैठक में किन विधानसभा सीटों में अच्छा प्रदर्शन हुआ है और कहां पर पार्टी को काम और ज्यादा करने की जरूरत है, इसको लेकर समीक्षा की जा रही है। बैठक में राज्य की भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बीजेपी की तरफ से बैठकों का दौर अब जारी है और बीते दिनों जो लोकसभा के परिणाम आए उसके बाद से हालांकि उत्तराखंड में सभी सीटें बीजेपी के पक्ष में निकली, यानी पांचों सीटें बीजेपी के खाते में गई, लेकिन बावजूद उसके एक समीक्षा बैठक बीजेपी द्वारा लगातार की जा रही है और ये चेक किया जा रहा है कि किन विधानसभाओं में ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा और किन में कमजोरी दिखाई दी। उन सभी पर काम करने की बात यहां पर इस बैठक में की जा रही है और सभी मुद्दों पर चर्चा भी यहां पर की जा रही है। इसमें आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत तमाम बड़े नेता और सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे, सभी नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे और उन कारणों की समीक्षा करेंगे जो बीते चुनाव में देखने को मिली है, कहां पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है और कहां पर कमी रह गई। इन सभी बातों पर खास तौर पर या कहीं भी विशेष तौर पर चर्चा की जा रही है। चुनाव प्रबंधन क्योंकि हमारा एक बहुत प्रमुख कार्य पूरे चुनाव का होता है और इसमें हमारे सभी जो प्रमुख कार्यकर्ता थे, प्रमुख पदाधिकारी थे, उन्होंने अलग अलग विभागों में पूरे चुनाव प्रबंधन को सफल बनाने का काम किया है। और आगे चूंकि हमारे बहुत सारे कार्यक्रम पार्टी के होने हैं, सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, उन सभी में
सबकी सहभागिता होनी, हमारा सरकार और संगठन सब मिलकर आगामी कार्यक्रमों को भी सफल बनाएंगे। जो हमारे सामने आने वाले चुनाव हैं, उन चुनावों में भी हमारा संगठन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, सारे लोगों ने काम किया है। उनके माध्यम से हम सबको धन्यवाद भी करते हैं, उन सबको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। बिजली माफी की मांग को लेकर के किसानों का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। रविवार को हरिद्वार में भागीरथी बिंदु पर भारतीय किसान यूनियन के किसान क्रांति दल के किसानों का 1 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान 14 सूत्रीय एजेंडे पर मुहर लगी और यहां पहुंचे किसानों ने एक स्वर में कहा कि उत्तराखंड सरकार किसानों को बिजली मुफ्त दे, क्योंकि उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश है और यहां पर बड़े पैमाने पर बिजली का उत्पादन होता है। तो देहरादून से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर किसानों ने विरोध किया है। चिंतन शिविर का किसानों के आयोजन किया गया था, जिसमें 14 सूत्रीय एजेंडों पर उन्होंने मोहर लगाई है और तमाम सहायता जो है सरकार से भी उन्होंने मांगी है। उन्होंने कहा कि कई सारे ऐसे बिंदु हैं, कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और इसी के तहत ये चिंतन शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें आप देख सकते हैं कई किसान यहाँ पर मौजूद हैं। किसान महाकुंभ इसको नाम दिया गया। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें कई सारे मुद्दों को उठाया गया और साथ ही सरकार से सहयोग की अपील भी यहाँ पर की गई कि किसानों के पक्ष में सहयोग की अपील किसान यहाँ पर की गई किसानों द्वारा। और चिंतन शिविर की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं तमाम किसान संगठनों के किसान यहाँ पर मौजूद हैं। भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये चिंतन शिविर आयोजित किया गया था। दरअसल 2 दिवसीय ये चिंतन शिविर था, जिसमें तमाम सारे किसान पहुंचे और कई सारे बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई। साथ ही सरकार से मदद की अपील भी इसके द्वारा की गई। किसान को बिजली मुफ्त दी जाए और एक किसान को का उत्साहवर्धन किया जाए। अगर इंसान को भारत के जो जनता है, अगर उसे जीवन चाहिए तो जैविक खेती पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा, जैविक खेती पर और ऑर्गेनिक पर। और उसके लिए सरकार को आगे बढ़ना होगा। किसान को 80% सब्सिडी देनी होगी, अच्छी मंडियां खोलनी पड़ेगी, क्रय केंद्र खोलने पड़ेंगे, जिसमें किसान को उचित दाम अपनी फसलों का मिल सके, जो ऑर्गेनिक और बिना रासायनिक खाद्यों के जो खेती करेगा वो कम होगी और कम होने के कारण उसके घर का खर्चा फिर वैसे ही नहीं चल रहा, ये रासायनिक खाद डाल के, तो फिर तो सरकार को उसमें सहायता करनी पड़ेगी किसान की। और चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग द्वारा आदेश दिया गया कि यात्रा के दौरान तकनीकी खराबी से कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो एआरटीओ द्वारा जो है इस पर कार्रवाई होगी। इस बात को लेकर के उत्तराखंड के जो है संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि ग्रीन कार्ड गाड़ी के लिए शुरुआत से ही जारी होता है और लेकिन वो गाड़ी नवंबर तक कई सारी ट्रिप करती हैं, जिसके बीच तकनीकी खराबी आ जाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि संचालन के दौरान गाड़ी के ब्रेक और क्लच के अलावा वाइपर में खराबी आने से भी दुर्घटना हो सकती है, जिसे देखते हुए एआरटीओ और अन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो रास्ते में औचक रूप से निरीक्षण करते रहें। तो चारधाम यात्रा को लेकर के निर्देश जारी किया गया है कि गाड़ियों की चेकिंग बराबर होती रहे, क्योंकि कई सारे वाहन चालक ग्रीन कार्ड लेकर के उसको लंबे समय तक उसका प्रयोग करते हैं और इस बीच जब तकनीकी खराबी आती है तो दुर्घटनाओं के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी को लेकर के कहा गया है कि गाड़ियों की चेकिंग लगातार की जाए। अगर कोई भी तकनीकी खराबी है तो उस गाड़ी को आगे ना बढ़ने दिया जाए। अगर कोई पैरामीटर्स को पूरा नहीं किया जा रहा है तो उन पर कार्रवाई हो, लेकिन चारधाम यात्रा को लेकर के किसी भी तरह की कोई कोताही न बरती जाए, ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। ग्रीन कार्ड जारी करने के बाद यात्रा भर चलती रहती है। ग्रीन कार्ड तो अभी जारी होता है, यात्रा नवंबर तक चलेगी, तो उस नवंबर तक बहुत सारी ट्रिप्स होती हैं और कई बार गाड़ी संचालन के दौरान उसमें कोई फॉल्ट उत्पन्न होती है। हो सकता है कि आज ही ग्रीन कार्ड बनाए और 2 दिन बाद उसमें कोई खराबी आ जाए, ब्रेक में खराबी, क्लच में खराबी या स्टीयरिंग में खराबी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पहाड़ में बारिश होने लगती है तो वाइपर जैसी छोटी चीज से भी दुर्घटना हो सकती है। अगर वाइपर आपका काम नहीं कर रहा है, कहीं खराब हो गया है, चेक नहीं किया गया है और बारिश हो गई और धुंध हो गई
तो ये सब इश्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस बार खास तौर से निर्देश दिया गया है कि हमारे अधिकारी औचक रूप से रास्ते में भी निरीक्षण करें। रास्ते में निरीक्षण करने के लिए, क्योंकि आरआई होना जरूरी है, टेक्निकल पर्सन होना जरूरी है फिटनेस देखने के लिए या अनफिट करने के लिए। और प्रदेश में इस बार फायर सीजन में इस बार करीब 1600 हेक्टेयर से अधिक जंगल आग की चपेट में आ गए, तो वहीं 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन वन विभाग बड़ी देर से जागा है और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने 21 डीएफओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का मामले में कहना है कि डीएफओ पर कार्रवाई करना ही समाधान नहीं है, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट में परिवर्तन को लेकर के विपक्ष लगातार कह रहा है, पर यह सवाल उठता है कि सरकार ने क्यों चिंतन मनन नहीं किया। तो क्योंकि इस भीषण गर्मी के चलते जंगलों में आग लगातार बढ़ रही है और इस बीच कई सारे जंगल जो है तबाह हो गए जल करके। तो ऐसे में विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि सरकार इस पर चिंतन मनन क्यों नहीं कर रही है। तो तमाम सारे आरोप और सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। देखिए, डीएफओ को नोटिस थमाना इस बात का समाधान नहीं है। कांग्रेस इसमें बहुत जल्दी ही आगे की रणनीति हम तय कर रहे हैं। हम प्रधान संगठन से इत्यादि लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल डीएफओ लेवल पर ही जिम्मेदारी फिक्स नहीं होनी चाहिए। क्यों कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट पर परिवर्तन के लिए जो बार बार विपक्ष मांग उठा रहा है, उस पर क्यों सरकार ने चिंतन मनन नहीं किया? कैबिनेट की भी तो अपनी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आपदा प्रबंधन विभाग की भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट की। टूल्स के लिए इत्यादि के लिए पैसा तो डिजास्टर मैनेजमेंट को देना चाहिए। केवल फॉरेस्ट के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? सरकार ये भी तो बढ़ रहा है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के सचिव और उनके जो अन्य सहयोगी उनके ऊपर कार्रवाई कब करेंगे? और काशीपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चोर ने ट्रैक्टर चोरी किया था और पुलिस ने ट्रैक्टर भी बरामद किया है। पुलिस ने 50 सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया और इस दौरान जिले के वरिष्ठ से एसपी क्राइम चंद्रशेखर ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को 2000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और चोरी किया ट्रैक्टर भी पुलिस ने बरामद किया। तो काशीपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चोरी किया ट्रैक्टर भी इनसे बरामद किया है। बताया जा रहा है कि इन चोरों ने ट्रैक्टर चोरी किया था और पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इनकी तलाश जारी की और तलाशी में पता चला कि इनके पास सच में ट्रैक्टर है और ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। और पुलिस को अब बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इन तीनों चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनको तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि अक्सर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और इसी के तहत इन्होंने ये ट्रैक्टर भी चोरी किया था और अब तीनों पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया है। कुंडा पर जो है तो ट्रैक्टर चोरी के संबंध में सूचना मिली थी। वाली धर्मवीर सिंह निवासी बेड़ी ने उनके द्वारा ये बताया गया था कि 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में ये घर से बाहर थे, तो इनके द्वारा जो घर पे ट्रैक्टर पार्क किया गया था उसकी चोरी हुई है। तो इसमें थाना कुंडा की टीम लगातार एक्टिवेटेड थी। एसएसपी उधम सिंह नगर के निर्देशन में एसपी काशीपुर और सीओ काशीपुर के निकट पर्यवेक्षण में ये थाना कुंडा की टीम लगातार इसमें एक्टिव रहते थे। काफी सारे टेक्निकल डिटेल्स और सर्वेलेंस और मुखबिरी की सहायता से इसमें एक अच्छी सफलता 16 तारीख को हमें मिली है और हमने 3 अभियुक्त जगपाल सिंह, ये बेड़ी नेगी का निवासी है, देवेंद्र सिंह और अनुज कुमार, ये दोनों अफजलगढ़ बिजनौर के निवासी हैं। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर जो चोरी किया गया ट्रैक्टर है उसको भी हमने बरामद किया। इस कार्रवाई के लिए थाना कुंडा की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। साप्ताहिक बाजार से बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी हुई बाइक बरामद कर ली है। आपको बता दें कि ग्राम धीमरखेड़ा निवासी शो सिंह ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कर बताया
कि वो टांडा उज्जैन स्थित साप्ताहिक बाजार अपनी बाइक लेकर गया था, जिसे अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। घटना पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए टांडा चौकी प्रभारी मनोज जोशी के नेतृत्व में टीम गठित करके सीसीटीवी की मदद से आरोपी को पकड़ लिया है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह ने बताया कि बाइक चोर नशे की पूर्ति करने को लेकर के बाजार से बाइक चोरी करने का कार्य करते हैं। इससे पूर्व भी ये आरोपी बाइक चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। तो काशीपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चोरों का गैंग जो है वो लगातार सक्रिय होता जा रहा है और इस बीच एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई। हालांकि मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए चोर को पकड़ भी लिया है और बताया जा रहा है पूछताछ के बाद कि ये पहले भी ऐसी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता जाता था और हाल ही में इसने फिर एक बाइक चोरी की थी। मामला थाने तक पहुंचा तो पुलिस ने इस आरोपी को पकड़ लिया है। महोदय के द्वारा सभी थानाध्यक्ष को और क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया गया था कि टीम वर्क के माध्यम से और जो भी लीड मिलती है सीसीटीवी या अन्य, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके और इसका अनावरण किया जाए। देखिए, बाइक एक महत्वपूर्ण घटक होती है जो आम आदमी है, जो अपनी दैनिक जीवन की चीजों करता है। तो इसी क्रम में सभी थानों ने सक्रियता दिखाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2 दिन पहले लगभग 12 बाइक गदरपुर में, आज आईटीआई थाना क्षेत्र में क्षेत्राधिकारी काशीपुर के नेतृत्व में लगभग 6 बाइक बरामद हुई। इसी क्रम में काशीपुर में भी कुछ दिन पहले एक बाइक चोरी की घटना हुई थी। उस घटना में भी काशीपुर प्रशासन की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और इसमें एक सातिर किस्म का जो अभियुक्त है, जिसका नाम तालीम है और ये कचनाल गाजी का रहने वाला है। और मानसून से पहले सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने कई विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ चर्चा की है। सभी नोडल अधिकारियों ने विभागीय स्तर पर मानसून को लेकर के तैयारियों के संबंध में जानकारी दी। आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य है कि आपदा से कम जानमाल का नुकसान हो और इसी को ध्यान में रखते हुए सभी रेखीय विभागों को आपसी समन्वय और सामंजस्य बनाते हुए कार्य करने को कहा गया है। वहीं आपको यह भी बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग के राज्य सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने बताया है कि मानसून कभी भी दस्तक दे सकता है। ऐसे में वे स्वयं कई जिलों में जाकर के आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यों का जायजा लेंगे। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मानसून को लेकर के पहले ही तैयारियां की जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को और उनके अधिकारियों को खासतौर पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि मानसून का सीजन आने वाला है, ऐसे में प्रयास रहे कि कम से कम जानमाल का नुकसान हो, यानी स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके, ये बेहतरीन होगा। इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं और उन्हीं के संबंध में ये बैठक की गई और उस बैठक की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपदा प्रबंधन विभाग के तमाम सारे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं। उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया जा रहा है कि मानसून को लेकर के पहले से ही तैयारी की जाए, ताकि बाद में जब मानसून आए तो कम से कम नुकसान हो, इस तरह के प्रयास किए जाए। यहाँ जो यूएसटीएमए की नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, ये भवन बहुत दिनों से प्रस्तावित था और सभी विभागीय अधिकारियों की बड़ी कर्तव्य प्राणता और अच्छे कार्य गुणवत्ता को रखते हुए इस बिल्डिंग भवन का निर्माण हुआ है और आज ये बिल्डिंग मैं समझता हूँ विश्व स्तरीय कार्य गुणवत्ता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट और अच्छी बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के अंतर्गत अब अपना यूएसटीएमए यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यहाँ पर स्थानांतरित हो गया। इस प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जहाँ भी आपदा के कार्य हैं उनको संचालित करने, कंट्रोल करने, उनका देखरेख करके, उनको व्यवस्थित करने, उनकी रिपोर्टिंग करने और उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं, यदि उनमें कोई विसंगतियां हैं, उनमें सुधार करने के संबंध में सभी प्रकार की चर्चाएं और कंट्रोल इस कंट्रोल रूम से होना शुरू हो गया है। और अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस उपचुनाव के प्रत्याशियों का ऐलान करने जा रही है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने ये जानकारी दी है कि उन्होंने बताया है कि मंगलौर और बद्रीनाथ में संभावित प्रत्याशी पिछले कई महीनों से उपचुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि मंगलौर में पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन
जबकि बद्रीनाथ में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वहीं पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी और साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से उपचुनाव के लिए तैयार है। आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को इसके नतीजे सामने आएंगे। तो उपचुनाव के लिए तैयारियां कांग्रेस की तरफ से लगभग पूरी हो चुकी है, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का। और क्योंकि 10 जुलाई को इसके लिए वोटिंग होनी है, तो उससे पहले प्रत्याशियों के लिए भी कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। इसकी जानकारी दी है प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने। मंगलौर और बद्रीनाथ 2 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर उपचुनाव होना है और आपको बता दें कि ये दोनों सीटों के लिए प्रत्याशियां तय कर चुकी है, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। आज डिक्लेयर हो जाएगा, आज शाम तक डिक्लेयर हो जाएगा और जल्दी आप लोगों की जानकारी में आ जाएगा। देखिए, उपचुनाव की तैयारी की अगर बात करें तो काजी निजामुद्दीन जी तो पिछले 6 महीने से लगातार फील्ड पे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। रही बात बद्रीनाथ विधानसभा की, तो उसमें वहाँ के जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो भी जिस दिन से राजेंद्र भंडारी गए हैं उस दिन से लगातार वो लोग फील्ड पे हैं और मैं खुद गोपेश्वर और जोशीमठ में मीटिंग लेके आया हूँ। 2 दिन का प्रवास मेरा था। उसके बाद आदरणीय विक्रम सिंह नेगी जी, महेंद्र गुरु जी और हरिद्वार में गंगा दशहरा और वीकेंड के चलते यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ दर्ज की गई, जिसके चलते पूरे शहर में हर जगह लंबे जाम की स्थिति बनी रही। मनसा देवी मार्ग के पास अपर रोड पर पैदल चलने वालों तक का जो है भारी जाम लग गया। इस मौके पर प्रशासन ने निवासियों से अपील करते हुए कहा कि बहुत ज्यादा जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले। पुलिस यातायात की सुगमता बनाए रखने के लिए मुस्तैद दिखी। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र स्थित पतंजलि फूड पार्क के कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के गेट के बाहर जमकर लात घूंसे, लाठी डंडे, बेल्ट और पत्थर चले। दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक बवाल चलता रहा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल पथरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खिरसू कठोली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 बच्चों के साथ 4 लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। यह मोटर मार्ग लिंक वो मोटर मार्ग है जो कठोली गांव को श्रीनगर से जोड़ता है। मिली जानकारी के मुताबिक कार खिरसू से कठोली गांव को जा रही थी और आपको बता दें कि घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो पौड़ी की एक खबर है जहां पर एक हादसे की तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि भीषण सड़क हादसा ही हुआ और इस कार हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। और खिरसू कठोली में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 बच्चों समेत 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि खिरसू कठोली लिंक मोटर मार्ग पर एक कार के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 बच्चों सहित 4 लोगों के हताहत होने की सूचना मिली है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कार खिरसू से कठोली गांव की तरफ जा रही थी और इस घटना में कुछ और लोगों के घायल होने की भी आशंका है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।